हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय टिंकू सर में। जैसा कि मैं एक वीडियो दे चुका हूँ 12th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल के। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए स्क्रीन पर बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये वाइट बोर्ड पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लिखने में मिटाने में उसी में ही वक्त निकल जाता है। इसलिए इस पे अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये स्क्रीन पर ही बताने में अच्छे रहते हैं। जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया करेंगे सॉल्व करके, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीन पर ही पढ़िए, जैसा कि इस पर लिख रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप। इस पर क्वेश्चन है ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी में ही है। विद्युत आवेशित क्षेत्र पहले ही चैप्टर के हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। ये किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। भाई, ये तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि मतलब कोई वस्तु है, उसको धनावेशित या ऋणावेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। भाई, इस पर टिक भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है। आंसर क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये तो भाई रटने वाली बात हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो टिक तो इस पर भी लग रहा था। आप लोग कहोगे ये तो हम वैसे भी देख लेते। अब इस समझाने का मतलब क्या हुआ? तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसलिए उत्तरदायी होता है, मान लो किसी, अब इसका नीचे कारण लिख रहा है, उसको समझते हैं। देखिए, मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, जब किसी वस्तु को आप लोग मतलब आवेशित करते हो तो उस पर इस इलेक्ट्रॉनों का ही तो स्थानांतरण करते हो। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? भाई, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना ज़रूरी है, तभी वो आवेशित होगी। अब ऋणावेशित और धनावेशित किस किस कंडीशनों में होगी? वो इस कंडीशनों में होगी कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ तो नेगेटिव यानी ऋणावेशित होगी वो वस्तु, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वही तो नीचे कारण में लिखा है मैंने। देखिए, समझिए, कारण में लिखा है, देखिए यहाँ से पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में गति करने लगते हैं। मैंने कहा था ना कि वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, वो गति करने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, समझिए यहाँ पे कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह धनात्मक हो जाती है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह ऋणात्मक हो जाती है। वही तो मैंने कहा कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनात्मक होती है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वही तो क्वेश्चन में दिया, किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन हमें दूसरा दिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो भाई, ये तो सिंपल सी बात है, मात्रक आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, तो जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसका जो भी फॉर्मूला प्रूव कराता हूँ तो वह मात्रक और उसकी डायमेंशन जो विमा होती है वो ज़रूर बताता हूँ। मैं आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का ये जो मैं मात्रक और विमा ये करा चुका हूँ, आप लोगों ने याद ही नहीं की होगी, समझा ही नहीं होगा, तो यहाँ बताता हूँ मैं, ठीक है। मात्रक पूछा है उसने, तो मात्रक क्या है उसका टिक लग रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है, यही है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, कारण में अभी सिद्ध कर देते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये दिया है, इसको समझिए। निर्वात की विद्युतशीलता
निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट है, इससे ही तो प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता को। इसका मान होता है, ये जो आप लोगों को मान दिख रहा है 8.85 × 10⁻12 होता है, तथा विमा ये होती है इसकी। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और वैसे आप लोगों को इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है Q1 × Q2 अपॉन F, ठीक है, और R², ये होता है इसका फॉर्मूला। और तो इसका अगर आप लोग मात्रक निकालोगे तो ऊपर Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो कितना आएगा कूलम स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलम स्क्वायर ही तो होता है, तो आप लोगों को दिख रहा है कूलम स्क्वायर। और नीचे क्या है, फोर्स F है और दूरी है R, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो ये न्यूटन है आप लोगों को दिख रहा होगा। और दूरी का मात्रक क्या होता है, R दूरी तो है मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर भी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो दूसरे का ऑप्शन क्या सही है, डी, ये सही है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये वाला करेक्ट है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा हमें दिया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर। टिक भी लग रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है। टिक पहले से इसीलिए लगा दिया है, लगा दिया क्या है, मैंने तो लगाया नहीं है, ये PDF है, मैंने डाउनलोड की है, गूगल से डाउनलोड की है ये मैंने, तो उस पर लगा ही आया है, मैंने नहीं लगाया है ये। ठीक है, तो वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यही होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E इक्वल होता है E A cos थीटा। ठीक है, E A cos थीटा होता है। तो cos थीटा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका तो कोई मात्रक कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो E का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। दूसरे कलर से बताता हूँ मैं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर से बताता हूँ। देखिए, हाँ, ई का वैद्युत क्षेत्र का यहाँ लिख देता हूँ। देखिए फाई ई इक्वल होता है E A cos थीटा, तो यहाँ पे कांस्टेंट था, उसको हटा दिया, उसका यूनिट होता ही नहीं था। तो ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, इनटू ए का मात्रक क्या, तो एरिया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो है तो वो लेंथ थी, तो उसका मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है ये, तो मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या हुआ वोल्ट इनटू मीटर, तो ये मात्रक हुआ इसका। तो वोल्ट मीटर यहाँ पे क्या है, बी तो करेक्ट है, यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो वही तो मात्रक है, तो सही है। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, अब आप लोग क्लियर हो चुका होगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, यूनिट तो आप लोग खुद निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा देखते हैं, चौथे में क्या दिया है। हाँ, इसका कारण भी पढ़ लेते हैं। कारण दिया है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। इस टाइप के जो मात्रक होते हैं इम्पोर्टेंट ही होते हैं, आपको आने चाहिए। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट होता है। वाह, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या कर दिया है उसने। वैद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, इसने वोल्ट कर दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
तीसरा है, देखिए यहाँ पे उसने कर दिया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन, ये सॉरी न्यूटन एन है ये, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, मैं बना देता हूँ। उसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। उसने वोल्ट कर दिया है, ये वोल्ट, ये नहीं होता, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट हो गई है। आप लोग मेरी बात सुनो, क्वेश्चन की मत सुनो, उसमें मिसप्रिंट हो जाती है। तो हाँ होता है, इसलिए ही हम ध्यान से नहीं देखते और डी वाले ऑप्शन को लिख देते हैं। डी वाला ऑप्शन कहाँ दिया है भाई, ये रहा, ये वाला, इस वाले को लिख देते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि वो सेम लगता है ना आप लोगों को, लिख देते हैं। और डी वाले ऑप्शन को लिख देते हैं, जबकि मीटर स्क्वायर है ना कि मीटर। और डी वाले ऑप्शन पे क्या है, खाली मीटर है, मीटर ही तो है उसमें, ठीक है। यही तो है ये है उसमें न्यूटन, सॉरी एम बन गया, न्यूटन मीटर में उसका स्क्वायर नहीं है तो मैं खुद बनाता हूँ, ठीक, कूलम। और वैसे उस ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में दिया है हमें न्यूटन मीटर प्रति वोल्ट दिया है उसमें। तो यहाँ पे मीटर पे स्क्वायर भी नहीं है, वही तो क्वेश्चन में दे रहा है कि कहाँ दे रहा है, जबकि मीटर स्क्वायर है ना कि मीटर, ठीक है। मगर यहाँ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ही होता है उसका मात्रक वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आ है चौथा, इसको देखिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात। संहति, संहति इस यहाँ पे संहति आप लोगों को दिख रहा है, ये संहति, संहति कहते हैं हम मास, द्रव्यमान को कहते हैं एम। तो द्रव्यमान होता है संहति, संहति ही द्रव्यमान होता है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, और किसका अनुपात पूछा है, तथा संहति का अनुपात। संहति मतलब द्रव्यमान, ये अनुपात उसने पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। आवेश बट्टे द्रव्यमान ज्ञात करना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हम इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं हम। इसको हम पहले वाली वीडियो में सिद्ध करा चुके हैं। इसी को आवेश बट्टे द्रव्यमान को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व तो इसमें किया हुआ है पहले से, उसको ही समझते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ खुद हम बताते हैं अपनी ओर से, ठीक है। इस पेज पर आ जाइए, यहाँ बताते हैं वाइट पेज पर। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश बट्टे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी -19 है ये, ठीक है। बट्टे एम का मतलब द्रव्यमान कितना होता है उसका, 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0.175 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। 31, तो 31 में तो 19 जब घटाएंगे तो बचेंगे 12। और इसको अब आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा। ये पॉइंट जब आगे लेंगे हम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटू 10⁻, इसमें से एक पावर घट जाएगी, क्या बचेगी, 11 बचेगी।
तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1.75 इंटू 10⁻11 ये आंसर आ रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें आंसर मैच कर रहा है। देखिए इसमें मैच कर रहा है हमारा आंसर ए। यही तो आंसर आ रहा था 1.75 इंटू 10⁻, पॉजिटिव था ना 11। ठीक है, तो और इसमें ऑप्शन दिया है क्या? इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया है बी। तो बी नहीं, बी गलत होगा। क्वेश्चन की मत सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन की मत सुनो, मेरी सुनो भाई। मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है, और आप लोगों को जी कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ पे तो 1.77 है, यहाँ पे 1.75 कैसे? भाई थोड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा डिफरेंस आता है, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आंसर यही करेक्ट होगा। और डिफरेंस कितना आया है? बहुत कम आ जाए, बहुत कम, बहुत कम आ जाए। ठीक है, इतना तो आता है। इसको एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, जिसे आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। और ये इसमें दे रहा है ऑप्शन बी में, इस क्वेश्चन इसको सही बता रहा है, ये गलत है, क्योंकि 1.9 इंटू 10⁻12 ये तो किसी भी हाल में नहीं आएगा इतना आंसर। तो क्वेश्चन में गलत दिया है, आंसर इसका वही होगा जो मैंने बताया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके कारण में देख लेते हैं, कारण क्या बता रहा है। वही कारण तो वे सॉल्व तो उसने ठीक किया है। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, और उसने ये सॉल्व किया है आवेश बट्टे द्रव्यमान, ये तो उसने वैल्यू भी ठीक रखी है। लेकिन इसने सॉल्व करने में मिसप्रिंट कर दी है। सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 1.75 इंटू 10⁻11 इतना आएगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर है। बढ़ते हैं आगे, 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में हमने दिया, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव पी पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण जानते हो किसको कहते हैं? टॉ कहते हैं। टॉ बराबर उसका फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस ऑप्शन में ए ही करेक्ट होगा। क्यों भाई? जो टॉ बराबर होता है वो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ये होता है। वो साइन थीटा इसलिए आता है, ये आप लोगों को ये क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये जब भी हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है, इस कारण में भी बताया जाए। आप लोग कारण में समझिए। चूँकि हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा द्विध्रुव वेक्टर पी के सदिश गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। जो क्वेश्चन में जो इसमें दिया है, ये पी और ई, पी क्या है? द्विध्रुव, और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण ही तो है। तो द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, इसने सॉल्व करके ये बताया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे, इसमें जो बल आघूर्ण है उसको जे से प्रदर्शित किया है और तुम बता रहे हो टा। तो भाई बात एक ही है भाई, ये तो नाम रख देते हैं। अब तुम्हारा नाम है सुरेश, मेरा नाम कुछ है, उसका नाम कुछ है, ये तो रख दो। अब तुम्ही को हम कुछ और नाम से पुकारें तो तुम थोड़ी बदल जाओगे,
भाई नाम ही तो हमने चेंज कर दिया है, तो वही तो है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पढ़ा चुके हैं हम, पहले ही चैप्टर का है। वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, सिंपल सी बात है। ऑप्शन दिए हैं उसने, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश तथा ऋणावेश दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ए ही करेक्ट है, क्योंकि हमेशा जो प्लस क्यू आवेश होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो प्लस क्यू आवेश से चलती हैं और ऋणावेश की ओर जाती हैं, ठीक है। और जब आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कोई मान लो कई आवेश हैं, कोई प्लेट है उस पर कई आवेश हैं, ठीक है, बहुत सारे आवेश हैं प्लस क्यू, और इधर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो प्लस से निकल कर नेगेटिव की ओर जाएगी, यहाँ समाप्त हो जाएंगी ये वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ प्लस क्यू वाला आवेश हुआ और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ, तो ये यहाँ से तो निकलेंगी, लेकिन ये अनंत पर जाकर ही समाप्त होंगी। पता नहीं कहाँ समाप्त होंगी ये, लेकिन निकलेंगी ज़रूर प्लस से, ये कहना है मुझे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन इसमें क्या सही है, ए ही सही है, सही है, क्योंकि धनावेश से ऋणावेश की ओर उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसका कारण क्या दिया है, कारण भी ठीक दिया है कि वैद्युत, देखिए कारण दिया है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगर आवेश एकल है, वही तो मैंने बताया था, अगर आवेश एक है, ऐसे पॉजिटिव वाला ही है, तो यह अनंत से प्रारंभ होंगी। नहीं, ये उसने गलत लिखा है, अनंत से प्रारंभ होंगी, ये उसने गलत लिखा है। अनंत से प्रारंभ होकर नहीं, प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ से तो प्रारंभ होंगी वैद्युत बल रेखाएं, लेकिन अनंत पर समाप्त होंगी, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव आवेश होता तभी तो उसमें विलीन होती, उसी में वो ग्रहण कर लेता, वो है ही नहीं है, तो वो तो सीधी निकल जाएगी, अनंत पर जाकर वो खुद नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें दिया है, देखिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, नोट तो सारे ही कीजिए आप लोग, लेकिन इस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो इसने करके दिया है, उसी को हम समझा देते हैं आपको। देखिए आंसर तो इसका सी ही आएगा, इतना ही मुझे मौखिक याद है, तो आपको डायरेक्ट लगा लो यही है। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं वो भी तरीका आप लोगों को आना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को डायरेक्ट भी आ जाना चाहिए, ये तो ही सिंपल है, इतना आंसर याद कर लो। लेकिन अब आपको समझाते हैं ये कारण समझा देते हैं। देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछी है उसने, तो एक कूलम आवेश उन्हें लिख लिया है, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ये तो आप लोग जानते हो। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, ठीक है, कूलम। तो एक फार्मूला होता है Q = N, जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, Q = N। तो हम निकलना क्या है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से प्रदर्शित करते हैं। तो N के इक्वल इस फार्मूले को कर लिया है, Q/N। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर ली है, Q बराबर क्या था, एक कूलम लगा लिया है, और 1.6 × 10⁻⁹ ये चार्ज रख लिया, इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और सॉल्व करके इतना आंसर निकाल दिया, यही आंसर है इसका, सॉल्व कर लेना, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8वां देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। भाई ये तो सिंपल है, हम पढ़ा चुके हैं, ये सब सारे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन नहीं, इसके चैप्टर इसके टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं।
तो अब आप देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि मान लो कोई चालक तार है, उस पर हमने आवेश दिया, तो ये आवेश उस पर एक समान रूप से वितरण हो गया, ठीक है। तो इसी चालक तार के प्रति एक अंक लंबाई पर, इसी चालक तार की प्रति एक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। और Q बट्टे L होता है। यही तो, तभी तो डेफिनेशन पूरी हो गई भाई। प्रति एक अंक लंबाई पर L क्या है, प्रति एक अंक लंबाई, इसकी लंबाई है L, ठीक है। उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये फॉर्मूला यही तो है, लैम्डा इक्वल Q बट्टे L। तो इसका मात्रक होगा कूलम बट्टे मीटर, कूलम प्रति मीटर। तो कूलम प्रति मीटर यही तो इसमें मात्रक दिया है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, 9वां देखिए, क्वेश्चन 9वां। भाई उसने कारण भी दिया है, किसी तार की रेखीय आवेश घनत्व उस तार की एक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें थोड़ा कट करके दिया है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है, तथा विमा ये होती है, ठीक है। विमा तो आप लोग निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 9वां देखिए। 9वें में दिया है, एक कूलम के दो आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L। 2L क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। Q क्या है, उस दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। और P क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा लोगे, Q बराबर रख लोगे 1 कूलम इंटू दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलोगे तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लोगे और 2 का उसमें गुणा कर देना, हो जाएगी। और इसका कारण में दिया है, वहाँ तो सॉल्व करके दिया, उसी को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो वक्त लगेगा, क्या बताऊँगा, वहाँ सॉल्व तो हुआ ही है। इसमें देखिए ये सॉल्व उसने करके रख दिया है। हम जानते हैं, यहाँ से समझिए, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है 2 इंटू आवेश गुणा आवेश बीच की दूरी। वही तो फॉर्मूला ये है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L और एक आवेश का प्रमाण Q, उसमें 2 आगे कर दिया इसमें, और यहाँ पे वैल्यू रख ली है, ये आंसर निकाल दिया है। इसको आप लोग इतने को नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिए। यदि शुद्ध जल का प्रावैद्युतांक 81 है 81, तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। भाई ये भी हम करवा चुके हैं, जो कूलम का नियम हमने पढ़ाया है उस वीडियो में, उसी में बताया है। ये क्या बताया है हमने बताया है कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता की अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक के कहते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता था फॉर्मूला। अब इसी की वैल्यू रख लो, के का मान दिया है हमें 81, एप्सिलॉन नॉट का आप लोग मान पता ही है, ये हमने क्या कर दिया, इसका मान पता ही है आप लोग 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मान निकालना है, कर लेना। कारण में दिया है, वैल्यू इतनी ही आएगी इसकी, यही ऑप्शन सही है उसका, ठीक है। लेकिन कारण में दिया है, उसको समझा देते हैं, ठीक है। कारण में दिया है हमें, देखिए प्रावैद्युतांक के बराबर 81 दिया है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। और एप्सिलॉन नॉट का मान ये दिया है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ सॉल्व कर दिया है। देखिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन के इक्वल कर लिया है, इसकी वैल्यू 81 रख लिया है के का मान, उसका ये रख लिया, इसका आंसर इतना निकाल दिया, हो गए क्वेश्चन। तो धन्यवाद, आपने हमारा जो चैनल पर हमारी वीडियो देखी। चैनल का नाम है फिजिक्स बाय टिंकू सर, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को
सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। दोस्तों को जोड़ो हमारे साथ और इसी चैनल पर पढ़ते रहो। धन्यवाद।